हेलो एवरीवन, एलएलबी सोल में आपका स्वागत है। मैं आज हाजिर हुई हूँ अपनी दूसरी वीडियो लेकर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की सेकंड वीडियो मेरी प्रीएम्बल पर होगी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रीएम्बल के मेजर वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं उनके बारे में डिटेल करेंगे, देन केस लॉस के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो हमने जो वर्ड्स इसमें पढ़े वो हम अभी इन्हीं की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना मतलब भूमिका, यानी कि जब किसी भी चीज़ प्रस्तावना को संविधान का झरोका माना जाता है, यानी कि पूरे संविधान का जो जीस्ट है, जो पूरे संविधान में बताया गया उसका जो जीस्ट है वो प्रस्तावना में बताया गया है। जैसे हम किसी पूरी पुस्तक को पढ़ने की बजाय हम सिर्फ प्रस्तावना को ही पढ़ लें तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो वैसे ही ये संविधान की भी प्रस्तावना इसी तरह से है कि जैसे हमने पूरी पुस्तक को हमने प्रस्तावना के माध्यम से पढ़ लिया है, तो जैसे किसी पुस्तक के आरंभ में भूमिका होती है वही प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना हमने जो ली है वो प्रस्तावना की संकल्पना हमने यूएसए से ली हुई है। प्रस्तावना की भाषा गठन शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना शासन का स्वरूप उद्देश्य व अधिनियमित की तिथि बताती है। इसका दूसरा अर्थ उद्देश्य का ही है, अर्थात संविधान का उद्देश्य क्या है वो प्रस्तावना हमें बताती है। तो ये हुआ प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का मतलब शासन का स्वरूप स्रोत उद्देश्य और अधिनियमित की तिथि ये क्या है, ये प्रस्तावना हमें बताती है। तो हमने इसके बारे में हम थोड़ी सी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। जैसे ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को बताया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, इन ब्रैकेट में लिखना है ये संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। तो इस प्रकार प्रस्तावना की हमने डिटेल बताई। अब हम इसके वर्ड्स को लिखते हैं। पहले है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इस शब्द का तात्पर्य है कि भारतीय जनता ने ही इस संविधान को निर्मित किया है, इसलिए शब्द इन्होंने ऐड किया है कि भारतीय जनता ने ही इस संविधान को निर्मित किया है और भारतीय संघ का कोई एक राज्यों का समूह न तो संविधान को खत्म कर सकता है और न संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही संविधान के निर्माता हैं और कोई भी किसी बाहरी शक्ति के अधीन हम नहीं हैं, ना ही ये किसी बाहरी शक्ति के अधीन। तो दूसरा शब्द इसमें आता है प्रभुता संपन्न राज्य है, मतलब भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत के नागरिकों में ही भारतीय राज सत्ता निहित होती है, यानी कि जो कुछ भी है भारतीय जनता के निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। तीसरा शब्द जो इसमें यूज किया गया है वो लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी कि भारत लोकतंत्रात्मक राज्य है, यानी कि इसमें शक्ति का स्रोत सिर्फ जनता ही है, क्योंकि जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को यहाँ पर लेकर आती है जो कि शासन करते हैं। तो प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता को और जनता के द्वारा ही स्थापित की गई सरकार से है। तो देश का शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही चलाते हैं जो पूर्णतः जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और भारतीय नागरिकों को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अवसर मिलता है। नेक्स्ट है इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द हमें जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में नहीं था, जिस समय बनाया गया था संविधान उस समय नहीं था, इसको बाद में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और बताया गया कि जहां किसी भी धर्म विशेष को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा और व्यक्ति की इच्छा अनुसार व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। नेक्स्ट जो इसमें शब्द जो यूज़ किया गया है प्रस्तावना में वो है समाजवादी राज्य। समाजवादी राष्ट्र शब्द भी हमारा जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में। इसका मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय सेवाएं संपत्ति और साधनों का उपभोग करने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि धन पर नियंत्रण कुछ ही लोगों का हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो संपत्ति पर समान रूप से पूरे समाज का नियंत्रण होगा, किसी एक व्यक्ति या एक समूह का नहीं होगा।
नेक्स्ट है राज्य की अखंडता। उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में जो अखंडता शब्द को यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि पृथकतावादी प्रवृत्तियों को यहाँ पर रोकने के लिए जोड़ा गया है। यानी कि भारत में सुप्रीम कौन है, भारत की अखंडता को सर्वोपरि माना गया है। और वो अखंडता क्या है? भारत का संविधान। संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गणतंत्र राज्य। गणतंत्र राज्य यानी कि यहाँ पर भारत में जो कोई राजा नहीं है जिसका वंशानुगत क्रम से परंपरा चल रही हो कोई राजा की, वो सब नहीं है। यहाँ पर भारत में वंशानुगत राजा की जो परंपरा है उसका अब अंत हो चुका है। अब जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना का मूल्य और महत्व क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना या उद्देशिका का कोई वैधानिक महत्व तो नहीं है, पर इसका महत्व उस समय होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होती है। जब उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता तब हम संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले लेते हैं। तो हमारे पास एक केस है बेरुबरी मामला 1960 का। इसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली थी आर्टिकल हमारे अनुच्छेद 143 के लिए। तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि जो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा इस केस में माना गया। पर जब दूसरा केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में, तो इस केस में कहा गया कि यदि किसी अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो हम प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों का सहारा ले सकते हैं। तीसरा केस है हमारा एसआर बोम्मई केस वर्सेस केंद्र सरकार। इसमें प्रस्तावना को आवश्यक अंग माना। तो हमने देखा कि सबसे पहले जब बेरुबरी मामला आया तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का आवश्यक अंग नहीं माना था, पर बाद के केसों में इसको प्रस्तावना को भी संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना। और जब भी कभी हमें संविधान के उद्देश्य समझ नहीं आते हैं या संविधान में कहीं भी कोई अस्पष्टता होती है तब प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। और एक चीज़ और हमने जो देखी वो थी कि 1976 में पहली बार और आखिरी बार एक ही बार प्रस्तावना पे संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इस प्रकार हमने देखा प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में दिए गए शब्द संविधान के उद्देश्य और मूल ढांचे के समान हैं। वह पूरे संविधान का हमें दर्शन करा देते हैं। तो संविधान हमने प्रस्तावना में देखा जो इसका स्रोत है वो जनता में है, और उद्देश्य क्या है जो हमने प्रस्तावना में देखा, हमने देखा प्रस्तावना में बताया कि न्याय देता है। न्याय किसकी देता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। स्वतंत्रता किसके लिए देता है? हमें विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देता है। और तीसरा शब्द जो था समानता किसमें? प्रतिष्ठा और अवसरों की हमें समानता देता है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रस्तावना के लिए। तो अभी हम यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।